तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और लैंड में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होरी बीस्ट होते हैं जो कि एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और वहीं पर ही जाओ युन की मुलाकात एक लड़की से भी होती है। वो जाओ युन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर बच गए तो फिर हम लोग इस बैटलफील्ड के सेंटर पर मिलेंगे। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और जाओ युन भी वहां से जाने लगता है, मगर वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि जाओ युन को मारने के लिए आए थे और वो लोग उसे मारने के लिए उस पर अटैक्स की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से जाओ युन भागते भागते डीमन क्लैन की एक फॉरबिडन टेरिटरी की तरफ चला जाता है। वहां पर उस पर अचानक से कोई बंदा एक अपनी सिल्वर सोर्ड के साथ हमला कर देता है। जाओ युन उन अटैक से बचते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके करीब जाता ही उसे बहुत ही जोर से लात मारते हुए पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो बंदा जाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मेरी 9 सोर्ड टेक्निक्स को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम अब मेरी इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। और वो बंदा फिर अपने बारे में बताता है तो जाओ युन उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो बंदा उसे फिर अपने बारे में बताता है कि मुझे यहाँ पर डीमन क्लैन के कुछ एंसेस्टर्स ने ट्रैप कर दिया है, जिसकी वजह से जाओ युन को उस पर अफसोस होने लगता है। मगर वो मास्टर कहता है कि बस छोड़ो, अब पास्ट की बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। मेरी बॉडी तो वैसे ही बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, मैं बस एक रेनमेड सोल हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा हूँ जो कि मेरे सोर्ड स्किल्स को इनहेरिट कर सकता है। मैं एक मतलब अपने सोर्ड स्किल्स किसी के पास ट्रांसफर कर दूं तो उसके बाद मैं सुकून से यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक करते हुए वहाँ पे मौजूद एक पहाड़ पर छुपे हुए एक मेंशन को भी अपीयर कर देता है और जाओ युन को बताता है कि बदकिस्मती की बात है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से आज तक कोई भी बंदा मेरे टेस्ट को पास नहीं कर पाया था, मगर तुम पहले बंदे हो जिसने ये टेस्ट पास किया है। तुमसे पहले एक बंदा ऐसा आया था कि जिससे मुझे उम्मीद थी शायद वो उस टेस्ट को पास कर लेता, मगर वो भी उसे पास नहीं कर पाया था। उसने अपना नाम कुछ डीटियन जैसा बताया था। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि डीटियन वो तो मेरा मास्टर है। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि अच्छा वो अभी भी जिंदा है। यकीन नहीं आता कि इतना एरोगेंट बंदा अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहा है। तो फिर जाओ युन कहता है कि बस शायद उनका लक अच्छा है इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। मगर वो सीनियर कहता है कि चलो दफा करो उसे, वैसे भी तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस दे सकता हूँ क्योंकि तुम इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हो। ये कहने के बाद वो अपने बुक उसे देने लगता है तो जाओ युन उस बुक को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो मास्टर फिर से अपनी बुक को पीछे हटा लेता है और कहता है कि अगर तुम वाकई में इस क्वासी सूत्रा इंपरर बुक को रीड करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक और टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि क्या एक और टेस्ट? तो वो सीनियर कहता है कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम वो टेक्निक सीख जाओगे, अगर तुम फेल हो गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर जाओ युन थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि आप जरूर मजाक कर रहे हैं। जिस पर वो सीनियर कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी अभी से ही हवा टाइट हो गई? मगर जाओ युन कहता है कि नहीं, मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मैं आपके सामने डरूंगा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टेस्ट को पास करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद वो उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है और एक पोज बनाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद उसका मास्टर कहता है कि ठीक है तो फिर मैं भी अपनी असेसमेंट के लिए तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ और मेरी असेसमेंट का पहला सवाल ही तुम्हें बिल्कुल चौंका देने वाला है, क्योंकि मेरा सवाल ही यही है कि तुम क्या इस बुक को 1 साल के अंदर मास्टर कर सकते हो? अगर तुम इसे 1 साल के अंदर सीख जाते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो सकते हो। मगर इतना कहने की देर देखिए जाओ युन कहता है कि सीनियर मैंने इसे मास्टर कर लिया है। ये सुनकर उस मास्टर को भी एक जोर का झटका लगता है। जिसके बाद जाओ युन उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मास्टर को एक डेमो दिखाता है, जिसमें हमें उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पावरफुल सिल्वर ब्लैक ऑरा दिखाया जाता है। देखकर वो सीनियर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी जनरेशन में कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ है जो कि आगे चलकर एक इंप्रोर बनने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में हर जगह बादल छा जाते हैं और फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस पर वो रेबिट गर्ल और वो टर्टल मास्टर दोनों ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब डीमन टॉम में कुछ हलचल होने वाली है और वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ऑरा उस लड़के का ही है जो कि फॉरबिडन एरिया में गया था। कहीं उसने वो इनहेरिटेंस अचीव तो नहीं कर ली? अगर सच में उसने इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है तो मेरे ख्याल से फिर हमें अब यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो वो पहले मुझे ही मारेगा। मगर वो टर्टल मैन फौरन से उसके सामने आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो कोई गोल्डन चीज बाहर निकालता है और कहता है कि इसके जरिए हम लोग इस पूरे के एरिया को ही सील कर देंगे, जिसकी वजह से वो कभी यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये कहने के बाद वो उस गोल्डन सील का इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए उस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर एक बड़ा सा डोमेन बना देते हैं, जिसकी वजह से अब जाओ युन वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और दूसरी तरफ वो सीनियर और जाओ युन दोनों ही उस डोमेन को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो सीनियर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ डीमंस हैं जो कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहते। मगर जाओ युन कहता है कि सीनियर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर वो सीनियर कहता है कि नहीं, इस बैरियर को तोड़ना तुम्हारे पास की बात नहीं, पर छोड़ो मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर कुछ है। इस बैरियर को तो हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के बाद वो उसे अपने उसी मेंशन के अंदर लेकर जाता है जहाँ पे एक सिल्वर सोर्ड रखी हुई होती है। उसके चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक सिल्वर किलिंग ऑरा होता है। जाओ युन जैसे ही उस जगह पे आता है और वो उस सोर्ड की तरफ देखता है तो उसे अचानक उस सोर्ड के साथ कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो अचानक से पास्ट मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पे वो देखा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है जहाँ पर हर तरफ बीस्ट ही बीस्ट है और वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और वहाँ पर हमें उसी सीनियर मास्टर को भी दिखाया जाता है, उसके हाथ में वही सिल्वर सोर्ड होती है और वो उस सोर्ड के साथ बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुका होता है और वहाँ पे मौजूद डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। वो सोर्ड इतनी ज्यादा शार्प होती है कि डीमंस के टुकड़े टुकड़े कर देती है, यहाँ तक कि वो गोल्डन एंड तो उसके एक ही वार
में खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद जाओ भी बिल्कुल हिल सा गया था और मास्टर से आवाज देते हुए कहता है कि चलो अब होश में आ जाओ। ये कहने के बाद वो अचानक से उस इल्यूजन से बाहर निकल आता है और अपने आसपास मास्टर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और वो मास्टर जाओ से कह रहा होता है कि तुमने मेरी सूट को देखा है ना, इसकी पावर कितनी शानदार है। मगर जाओ कहता है कि सीनियर मैं बस अभी अभी उस इल्यूजन से बाहर निकला हूँ। तो मास्टर कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि फिर तुम तो वाकई इस सूट को डिजर्व करते हो। मगर जाओ कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, शायद मैं इस सूट डिजर्व नहीं करता। मगर वो मास्टर कहता है कि इस सूट ने मेरी वजह से न जाने कितने ही लोगों को काट कर रख दिया है, जिसकी वजह से ये सूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। मैं अब इस सूट को ज्यादा यूज नहीं करना चाहता क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में रहेगी तो ये और भी ज्यादा खून खराबा करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रख लो। इसके जरिए तुम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, चाहे तुम्हारे सामने फिर हजारों डीमन से क्यों ना आ जाए, ये सूट उन्हें आराम से खत्म कर देगी। मगर सार्गन कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मगर मास्टर कहता है कि तुम्हें अपने पास इसे रखना चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर डीमन टेरिटरी में घूम रहे हो और यहाँ पर डीमन तुम्हें कभी भी घेर सकते हैं, ये सूट तुम्हारे काम आएगी। मगर सार्गन कहता है कि नहीं ये एक इविल सूट है और मैं अगर कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये सूट मेरे ऊपर अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे कंट्रोल कर लेगी और मेरे हाथों पर न जाने कितने लोगों का खून हो जाएगा। मगर वो मास्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चाहो तो इसे दोबारा से रिफाइन करके अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हो। मगर जाओयुन कहता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता। ये सुनकर वो मास्टर खुद से भी अपनी सोट ऊपर उठाता है तो जाओयुन गोलियां मारता है और कहता है कि ठीक है मुझे दे दीजिए। कहने के बाद वो मास्टर फिर उस सोट को जाओयुन के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस सोट को कोई अच्छा सा नाम भी दे देना चाहिए। तो जाओयुन उसे एक इविल गार्डियन का नाम दे देता है, जिस पर वो मास्टर शुरू में तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, मगर फिर वो कहता है कि ये तो जबरदस्त नाम है। फिर मेरे पास तुम्हारे लिए 2 काम और भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 काम लाजमी से करना। अगर कभी भी डोगू फैमिली में कोई भी बंदा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम कभी भी मुझे मदद के लिए बुला सकते हो। और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम डुगू फैमिली के किसी भी एक डिसाइपल को अपना डिसाइपल बना लो, उसे मेरे गुड स्किल्स लाजमी से सिखाना। इस तरह मेरी जनरेशन जब मेरे स्किल्स को सीखेगी तो मेरे स्किल्स वो उनके पास हमेशा मौजूद रहेंगे और मैं इस तरह हमेशा उन लोगों की यादों में रहूंगा। तो सार्गन कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर वो मास्टर भी खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तुम तो कमाल के लड़के हो, मैंने इतना साल जो इंतजार किया है वो अब बेकार में जाया नहीं हुआ। चलो अब तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मगर सार्गन कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा मगर बाहर तो बैरियर बना हुआ है। इस सुनते ही मास्टर कहता है ठीक है तुम उस बैरियर को मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हैं वो मास्टर तेजी से उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जाता ही एक सिल्वर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर सार्गन मास्टर को रोकता है। मगर वो मास्टर उस स्वॉर्ड के साथ उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद भी खत्म हो जाता है और ह्यूमन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की और वो टर्टल दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो लड़की कहती है कि ये लड़का पता नहीं कितना पावरफुल है, इसने हमारे ड्यूएल को तोड़ दिया है। मगर वो पीछे देखती है तो टर्टल तो पहले ही भाग चुका होता है। इतने में फिर जाओयुन भी वहां पर आ पहुंचता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम एक एविल डीमन हो। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सिल्वर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, उसे मारने वाला होता है। मगर अचानक से उसे फिर से अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है और वो उस स्वॉर्ड को किसी तरह कंट्रोल करते हुए उस लड़की को मारने के बजाय साइड में हमला करता है और वापस से उस स्वॉर्ड से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। तो वो स्वॉर्ड हवा में ऊपर जाने के बाद दोबारा से अपनी एनर्जी चार्ज करने लगती है और इस तरफ हम देखते हैं कि वो टर्टल जैसे ही भाग रहा होता है तो वो कहता है कि ये बंदा पता नहीं क्या चीज है, इसने मेरे डोमेन को तोड़ दिया है, अब तो ये हम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। इतना कहने के बाद वो सिल्वर स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से जाती है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड सीधा उसके पिछवाड़े पर जा घुसी थी, जिसकी वजह से उसका काम वही तमाम हो गया था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रेबिट गर्ल जब होश में आती है तो वो भी बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसका मतलब है कि उस लड़के ने मुझे अभी नहीं मारा है, मगर उस लड़की को जाओयुन ने रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो कहती है कि वो गोल्डन टर्टल वो कहाँ गया। फिर हमें वहाँ पर जाओयुन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि सच में इस टर्टल का तो मीट कमाल का है, इसकी खुशबू से ही मेरा दिल खुश हो गया है। वो उस रेबिट गर्ल से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या कहती हो, क्या तुम्हें भी चाहिए। कि देखकर तो उस लड़की के भी छक्के छूट जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर वो रेबिट गर्ल जाओयुन को बता रही होती है कि आज वो दिन आ गया है जो कि हजारों सालों में एक मरतबा आता है। आज वो एंशिएंट टॉम ओपन होने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं। मगर फिर जाओयुन कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, अगर सच में तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हारी बॉडी को काट कर तुम्हारी तिक्का बोटी बना दूंगा या फिर तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा। जिस पर रेबिट गर्ल कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, वो डीमन एम्परर टॉम दोबारा से एक्टिवेट होने वाली है और उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर छुपे हुए इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जाकर दूसरे लोगों से पूछ सकते हो जिसे एंशिएंट टॉम के बारे में मालूम है। सुनकर जाओयुन उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मेरा ये दूसरा हाथ सच में फिर से कुछ पकाना चाहता है और उसके लिए मुझे फिर से थोड़ा सा मीट चाहिए होगा। ये सुनते ही वो रेबिट गर्ल फिर से अपनी औकात पर आ जाती है और कहती है कि उस एंशिएंट टॉम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अगर कोई बंदा 1 मंथ तक प्रैक्टिस करता है तो उसकी प्रैक्टिस 1 साल के बराबर की होगी। इस एंशिएंट टॉम के अंदर एक 9 सूत्रा मंत्र भी लिखा हुआ है। अगर तुम वाकई में एक जीनियस हो तो तुम उस 9 सूत्रा मंत्र को जरूर समझ पाओगे। ये सुनकर जाओयुन कहता है अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हें शाओ बाई कहकर पुकारूंगा। ये सुनते ही रेबिट गर्ल कहती है कि मेरा नाम व्हाइट रेबिट है। मगर जाओयुन जैसे ही स्वॉर्ड निकालता है तो वो लड़की कहती है कि शाओ बाई नाम इतना बुरा नहीं है, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो जाओयुन कहता है मुझे उस एंशिएंट टॉम की तरफ लेकर चलो। ये कहने के बाद वो जाओयुन से कहती है कि मुझे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा घुमाओ। ये कहने के बाद जाओयुन से घुमाता है तो वो लड़की कहती है कि ठीक है अब मेरे साथ साथ चलो। कहने के साथ ही वो जाओयुन को सीधा उस एंशिएंट टॉम की तरफ लेकर जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे खुद ही एंशिएंट टॉम का पूछ लिया, अब तुम्हें वहां पर
जरूर लेकर जाऊंगी ताकि वहाँ पर जाने के बाद बाकी डिमंस तुम्हारी चटनी बना दें। और अगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एंशिएंट टॉम के बाहर तो पहले से ही कुछ लोग खड़े हुए हैं। उनमें से 2 लड़के ह्यूमंस होते हैं। उन्हें देखकर ज़ाओ युन हैरान होता है कि यहाँ पर ह्यूमंस क्या कर रहे हैं। तो वो लड़के बताते हैं कि ये सब लोग उस डिमन टॉम के अंदर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ज़ाओ युन सीधा उन लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वो लोग ज़ाओ युन को देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। मगर फिर वो रैबिट गर्ल वो जानबूझकर शरारत करती है और ज़ाओ युन से कहती है कि तुमने सुना वो डीमंस क्या कह रहे हैं। वो डीमंस तुम्हें अपनी डिमोनिक लैंग्वेज में गालियां दे रहे हैं। यकीन जानो उन्होंने तुम्हारी कुत्ते वाली बेइज्जती की है। अगर आप चाहें तो बस मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद में जाकर इन लोगों को अच्छा सबक सिखा कर आती हूँ। पर अगर आप चाहें तो आप अपनी हार मानकर यहीं पे खड़े रह सकते हैं और उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। ये सुनकर ज़ाओ युन अपना सिर पकड़ लेता है और वो रैबिट गर्ल हंसते हुए कहती है कि अब बताओ बच्चू आप कैसा फील हो रहा है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि शाओ भाई तुमने बिल्कुल सही कहा है, सच में मेरी सबसे अच्छी और वफादार दोस्त बनोगी। ये सुनकर वो रैबिट गर्ल भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और कहती है कि क्या इसका दिमाग खराब है, कौन भला इसकी हेल्प करना चाहेगा। इतने में हमें दिखाया जाता है उसी गोल्डन ईगल बर्ड को, वो भी वहाँ पर आ पहुंचता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आते ही वहाँ पर अपने एक सीनियर के सामने आकर फौरन से झुक जाता है। जिसके बाद उसका सीनियर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस को किस तरह डील कर रहे हो। तो वो ईगल मैन कहता है कि मैंने यहाँ पर ह्यूमंस का जीना हराम किया हुआ है, खासतौर पर उस ज़ाओ युन का मैंने पहले ही उसे किनारे लगा दिया है क्योंकि वो एक फोरबिडन लैंड में गया है जहाँ पर उसका बचना नामुमकिन है। ये सुनते ही वो बंदा फिर उसके सामने वही टर्टल शेल निकाल कर बाहर फेंकता है और कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि फिर आखिर तुम्हारी साथी को किसने मारा है। उस शेल को देखकर वो ईगल भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या गोल्डन टर्टल, इसे किसने मारा। और इस तरह वो सीनियर कह रहा होता है कि उस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। मगर वो गोल्डन ईगल वहाँ पे खड़े हुए एक दूसरे ह्यूमन से कहता है कि जरूर ये काम तुम्हारा होगा, तुम ह्यूमंस इतने खतरनाक हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। मगर वो वॉरियर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारे इस गोल्डन टर्टल को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर वो गोल्डन ईगल उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले उस डीमन एम्परर के टॉम में जाओगे और वहाँ पर जाकर हमारे डीमन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस को अचीव करोगे और हम लोग वहाँ पर खड़े होकर बस तमाशा देखेंगे। मगर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई चोट लगी है, तुम बेकी बेकी बातें करने लगे हो। ये सुनकर वो गोल्डन ईगल पागल हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, कोई मुझे इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा। और ज़ाओ युन वहाँ पे खड़ा हुआ उस रैबिट गर्ल से कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। तो रैबिट गर्ल कहती है कि तुम तो ह्यूमन हो ना, तुम तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर ज़ाओ युन फौरन से अपनी सोड निकाल लेता है, जिस पर वो रैबिट गर्ल फर बोलने लगती है और कहती है कि ये बंदा साओ जियान है, वान जियान विला से, और इस वक्त ये हम लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि वान जियान विला ये क्या चीज है। तो रैबिट गर्ल कहती है कि ये एक क्रॉस डोमेन है जो कि कैंडू और सोड मेकिंग डोमेन्स के बीच में मर्ज होता है। यूं समझ लो कि इसके सोड स्किल्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं क्योंकि जिनफेंग सेक्ट ने इस जैसे न जाने कितने ही सोड मास्टर्स को परफेक्टली ट्रेन किया है। और इस वक्त दुनिया का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट सेक्ट है और वो जिनफेंग सेक्ट है। सुनते ही ज़ाओ युन कहता है कि तुम तो सच में काफी एजुकेटेड लग रही हो। मगर वो रैबिट गर्ल कहती है कि यकीन नहीं आता कि तुम अनएजुकेटेड हो। ये सुनते ही ज़ाओ युन फिर से अपनी सोड निकालकर उसे डराता है और कहता है कि मेरे सामने अपनी ये चर्बी वाली जबान मत चलाया करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये छोटी सी जबान में अपनी सोड के साथ काट दूं। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और कहती है कि मैं तो बस ये कह रही थी कि ह्यूमन सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। इतना कहने की देर थी कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिससे ज़ाओ युन पहले भी मिल चुका था। उसे वहाँ पर देखते ही एक वॉरियर भागा चला आता है और वो कहता है कि मिस किन आप यहाँ पर कैसे आ गई। मगर इस तरफ ज़ाओ युन कहता है कि आप ये कौन है। जिस पर वो लड़की फिर से कहती है कि क्या तुम वाकई में ह्यूमन हो, ह्यूमन के पास तो अपनी इंटेलिजेंस होती है, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। ये सुनने के बाद ज़ाओ युन फिर से उससे सब कुछ उगलवाने के लिए अपनी सोड उसकी गर्दन पर रखता है, जिस पर वो रैबिट गर्ल बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये किन मिंग्यू है जो कि जूशियाओ कॉन्टिनेंट से आई है। इसका फादर वहाँ पर एक हाई लेवल का एम्परर है, उसकी वजह से इस लड़की से कोई भी बंदा टकराने की कोशिश नहीं करता। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, मेरे आगे इसकी क्या हैसियत है। जिस पर वो रैबिट गर्ल भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा है, कोई एम्परर की बेटी भला सन ऑफ गॉड के आगे क्या हैसियत रखती है। और दूसरी तरफ एक वॉरियर आ जाता है और कहता है कि मिस मिंग्यू आप यहाँ पर आ गई, सच में आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मगर मिंग्यू से कहती है कि अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। और फिर ज़ाओ युन देखता है कि उस लड़की के बस एक इशारे पर वहाँ पे मौजूद लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि साओ टियान वो सीधा जाकर उस लड़की से मिलता है और कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी किन फैमिली भी इस एंशिएंट टॉम में जाना चाहती है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते ही वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर साओ टियान गुस्से में पागल होने लगता है और कहता है कि जब से ये एंशिएंट टॉम ओपन हुई है तब से कोई भी बंदा मुझे सीरियस नहीं ले रहा। उस तरफ मिंग्यू फिर जाकर सीधा ज़ाओ युन को देखती है, उसके पास वो रैबिट गर्ल भी होती है, जिस पर मिंग्यू कहती है कि बुक्खड़ कहीं के लगता है तुम इसे भी खाने वाले हो। इतने में वो रैबिट गर्ल कहती है कि वो डीमन एम्परर टॉम ओपन होने वाली है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी आती है और वहाँ पे मौजूद हर जगह बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। और फिर उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी वीक डिमंस होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये जगह इतनी खतरनाक है, अगर हम लोग अंदर गए तो हम लोग मारे जाएंगे। मगर फिर वहाँ पे मौजूद उनका सीनियर कहता है कि तुम लोग जितने भी वीक लोग हो यहाँ से दबा हो जाओ, तुम लोग अंदर जाना डिजर्व नहीं करते। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस एंशिएंट टॉम का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वो सारे के सारे लोग तेजी से उस एंशिएंट टॉम के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो रैबिट गर्ल फौरन से ज़ाओ युन को रोकती है और कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरी डीमन स्पिरिट वो बहुत जल्द फ्रीज होने वाली है, अगर आप मुझे यहाँ पर अंदर लेकर जाएंगे तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो ज़ाओ युन कहता है तुम क्या बकवास करने लगी हो, क्या तुम कोई होली बीस्ट नहीं हो। मगर वो
लड़की कहती है कि मैं तो बस एक छोटी सी और प्यारी सी रैबिट गर्ल हूँ। ये सुनकर जाओयुन कहता है कि अच्छा मुझे उस गोल्डन बीस्ट के बारे में बताओ कि अगर मैं उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दूं तो क्या वो उससे मर जाएगा। तो रैबिट गर्ल कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही जाओयुन उसे उठाकर वापस बाहर फेंक देता है और फिर वहाँ पे मौजूद डीमंस को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और वहाँ पे मौजूद जितने भी डीमंस थे उन सबका सफाया कर देता है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे रिवर्ट देता है और जाओयुन 800 रिवर्ट पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता है, जिस पर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सच में आज तो जैकपॉट लगा है। और वहाँ पर साउटियान भी खड़ा हुआ होता है और वो उसे देख कर कहता है कि जाओयुन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, पहले तो तुम्हारा लक अच्छा था मगर अब तुम नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो जैसे एनर्जी चार्ज करने लगता है तो वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और साउटियान उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और अपना अटैक रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ फिर वो लड़की जब जाओयुन को दोबारा देखती है तो वो उसे दोबारा से बुक्खड़ बोलकर चली जाती है और जाओयुन एक रूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। उसे फील होता है कि ये एंशिएंट कैरेक्टर उसकी कल्टीवेशन से रिलेटेड हैं, उनमें क्योस एसेंस और बहुत सारी क्योस पावर्स के रिलेटेड नॉलेज मौजूद होती है, जिसे वो पढ़ने के बाद कहता है कि यहाँ से तो मुझे काफी हेल्प मिल सकती है, मैं अपनी क्योस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक जगह बैठ जाता है और वहाँ पे मौजूद उस इनहेरिटेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके साथ हमें उसके सीक्रेट स्पेस में दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी इनहेरिटेंस जैसे ही एब्सॉर्ब करता है तो अचानक उसकी बॉडी से एकदम से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है जो कि पूरी एंशिएंट टॉम में फैल जाती है। और जैसे ही वो उस कल्टीवेशन को रोकता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैंने इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी ब्रेक थ्रू को इतनी आसानी से और इतना जल्दी कर पाया हूँ। मगर वो देखता है कि मिंग्यू वहाँ पर खड़ी हुई है और वो उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर पूरे 27 दिन लगा दिए हैं और तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब कुछ जल्दी कर लिया है। 27 दिन का सुनकर जाओयुन भी बिल्कुल हैरान रह गया था और इन 27 दिनों में मैं तुम्हें सारे दुश्मनों से बचा रही हूँ, खासतौर पर गोल्डन ईगल से। वो तुम्हें मारने के लिए बार बार यहाँ पर आ रहा था मगर मैंने उसे हमेशा यहाँ से भगा दिया। अब मुझे बताओ कि तुम मेरे इस एहसान का बदला किस तरह चुकाओगे। तो जाओयुन कहता है कि तुमने मेरी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी एक मरतबा मदद जरूर करूंगा। मगर फिर किन कहती है कि तुम बस मजाक कर रहे हो, चलो अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग एंशिएंट टॉम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और उनमें से एक साउटियान भी मौजूद है। साउटियान वहाँ पर जाओयुन के इंतजार में खड़ा हुआ था और वो लड़की जाओयुन से कहती है कि क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है। तो जाओयुन कहता है कि नहीं, मैं तो पहले दिन से ही इससे नहीं डरता। ये सुनकर वो लड़की एक साइड पे चले जाती है और दूसरी तरफ साउटियान फिर जाओयुन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं, ना ही वो लड़की अब बीच में आएगी। ये कहते ही वो वापस से अपने ईगल फॉर्म में आ जाता है और हवा में ऊपर जाते ही जाओयुन पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। तो दूसरी तरफ जाओयुन उस पर अपनी सिल्वर सील से हमला करता है और उसके अटैक को काउंटर करता है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर जाओयुन वो स्पिरिट लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। उसने कुछ ही देर में स्पिरिट रियलम को अचीव कर लिया। मगर कुछ लोग कहते हैं कि जरूर इसने एंशिएंट टॉम के अंदर उस इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया होगा, जिसकी वजह से इसने ब्रेक थ्रू किया है। इतना कहने के बाद जाओयुन उस एनर्जी अटैक को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो ईगल भी बिल्कुल हैरान रह गया था। और वो जाओयुन से कहता है कि अगर तुम वाकई में इतने ताकतवर हो तो फिर लगता है अब मुझे भी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। जिस पर जाओयुन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इस पावर लेवल के हिसाब से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के बाद जाओयुन जैसे उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है तो वो ईगल अचानक अपने सामने एक फॉर्मेशन है जिसका नाम शाओटियान था। वो जाओयुन के ऊपर आग की गोलों की बारिश कर देता है और उससे कहता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। तो फिर जाओयुन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहते हुए वो उस पर पलटवार करते हुए एक एनर्जी अटैक कर देता है। तो दूसरी तरफ शाओटियान अपने सामने एक पावरफुल फॉर्मेशन खड़ी कर देता है, जिसके जरिए वो उस अटैक को आराम से वहीं पे ही ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वहां पे मौजूद सब लोग हैरान हो गए थे कि आखिर गोल्डन ईगल बर्ड के पास इस तरह की फॉर्मेशन कहां से आई, क्योंकि इस तरह की हेवनली फॉर्मेशन तो सिर्फ हाई ग्रेड के वॉरियर्स के पास हुआ करती है। लगता है कि ये लड़का अब शाओटियान के हाथों मरने वाला है। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि अगर ये मरा नहीं तो भी ये सीरियसली इंजर्ड तो जरूर होगा। मगर फिर वहां पे खड़ी हुई मिंग्यू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग अभी भी गलत सोच रहे हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन ईगल बर्ड बहुत ही तेजी से शाओटियान पर झपटने के लिए जमीन पर आता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उन सब लोगों को लगा कि अब जाओयुन मर चुका होगा। मगर वो गोल्डन ईगल बर्ड यहाँ वहाँ देखता है, उसे वहाँ पर जाओयुन कहीं भी नजर नहीं आता। इतने में जाओयुन उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उस पर एक जायंट क्योस पाल्म अटैक करते हुए उसे जमीन काट देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे ये देख करके जाओयुन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में शाओटियान को हरा दिया है। और मिंग्यू भी हंसते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम लोग गलत हो। इस तरफ जाओयुन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो शाओटियान से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे। तो शाओटियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। मगर फिर अचानक से वो एक पिल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने ईगल फॉर्म में आ जाता है और दोबारा से ऊपर जाते हुए कहता है कि जाओयुन अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके मरूंगा। ये कहने के साथ वो जाओयुन पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिससे जाओयुन खुद को बचा लेता है और उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं समझोगे। इस तरह फिर मिंग्यू कह रही होती है कि ये बैटल तो सेम लेवल की होनी चाहिए थी, मगर शाओटियान ने तो अपना लेवल बढ़ा दिया है, ये एक नंबर का चीटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान फिर जाओयुन से कह रहा होता है कि चलो बच्चे आज मैं अपनी तुम्हें ट्रू पावर शो करता हूँ। मगर अचानक से फिर दूसरी तरफ जाओयुन भी हवा में ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से ज्यादा है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मगर शाओटियान कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से फिर जाओयुन पर हमला करने जाता है। तो दूसरी तरफ फिर जाओयुन अपनी सिल्वर सोर्ड निकाल लेता है और उसके साथ बहुत ही तेजी से आते हुए जैसे ही गोल्डन ईगल बर्ड से टकराता है तो दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हुए एक दूसरे को पुश करते हैं। मगर अचानक से फिर जाओयुन
वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और गोल्डन बर्ड से कहता है कि चलो अब रास्ते से हट जाओ। ये कहते हुए वो जरा सा पुश करता है तो वो स्वॉर्ड उसे घसीटते हुए जोर से जमीन पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर जाओ यून अपनी वही सिल्वर स्वॉर्ड लेकर उसे मारने के लिए जैसे ही जा रहा होता है तो वहां पर शाओटियान का एक सीनियर आ जाता है और वो कहता है कि बस वहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर जाओ यून कहता है लगता है कि तुम लोग अब मेरे अगेंस्ट एक साथ फाइट करना चाहते हो, मगर वो वॉरियर कहता है कि इस लड़ाई का विनर डिसाइड हो चुका है, तुमने ये लड़ाई जीत ली है, अब बिना वजह में इसे मारने का फायदा क्या। और फिर अचानक से वहां पर मिंग्यू भी आ जाती है और वो उस वॉरियर से कहती है कि तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई इन दोनों की है और तुम बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हो। मगर वो वॉरियर कहता है कि ये लड़ाई बस लड़ाई थी जिसका फैसला हो चुका है, इस लड़ाई को लाइफ एंड डेथ बैटल मत बनाओ। मगर मिंग्यू कहती है कि अगर ये लड़ाई जाओ यून हार जाता तो मुझे पूरा यकीन था कि ये ईगल बर्ड उसे मार देता, तुम भी उसे रोकने के लिए नहीं आते। मगर वो वॉरियर कहता है कि हम सब लोगों को एक साथ फाइट करनी चाहिए मगर हमें एक दूसरे को मारना नहीं है क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ इमोर्टैलिटी के सफर पर जाना है जहां हम लोगों ने आगे चलकर और भी बड़े बड़े लेवल्स अचीव करने हैं। ये सुनकर जाओ यून कहता है कि ठीक है तो फिर मैं इस बंदे को फिर कभी मारूंगा क्योंकि ये भी इस लायक है ही नहीं कि मैं अपनी सोर्ड इस पर यूज करके अपनी सोर्ड को गंदा करूं। ये सुनते ही वो वॉरियर शाओटियान को लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की फिर जाओ यून से कहती है कि हाँ तो मिस्टर बुक्कड़ अब थोड़ा सुकून तो मिला होगा मगर मैं तो यहाँ से जाने लगी हूँ, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। ये सुनकर जाओ यून कहता है कि ओ हाँ मैं तो भूल गया था। ये कहते ही वो उसे गुड बाय कहता है जिस पर वो लड़की भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बेवकूफ मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ, इतना टाइम हो गया है तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तो फिर जाओ यून कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम चाहो तो मुझे एक डीमन हंटर कह सकती हो। मगर फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है तो फिर मुझे बाई हाई में आकर ढूंढ लेना। ये कहते हैं वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि भूलना मत के मैं तुम्हें एक फेवर दे चुकी हूँ इसीलिए मुझे ढूंढने के लिए जरूर आना। ये कहते हुए वो उसे एक ग्रीन जेड स्टोन भी देकर चली जाती है जिसे देखकर जाओ यून कहता है कि क्या ये लड़की वाकई में किन फैमिली से है। और फिर वहां पर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और जाओ यून को बताता है कि तुमने शाओटियान को हरा दिया है तो उसके लिए तुम्हें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस पर जाओ यून हैरान हो जाता है कि सिर्फ 10 पॉइंट वो भी गोल्डन ईगल बर्ड को हराने के। ये कहते हुए वो एल्डर लाइजू का दिया हुआ वो जेड स्टोन तोड़ देता है और कहता है कि एल्डर लाइजू मुझे यहाँ से ले जाओ। मगर वो देखता है कि वहाँ पर एल्डर लाइजू नहीं आया है, पर अचानक फिर वो वहाँ से गायब होकर एक स्पेस में चला जाता है जहाँ वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है तो वो खुद को वहाँ पर संभाल लेता है और देखता है कि वहाँ पर एल्डर लाइजू अपनी आइज के जरिए उसे स्कैन कर रहा है, जिस पर वो थोड़ा सा डर सा गया था। वो एल्डर लाइजू से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। एल्डर लाइजू से बताता है कि तुम थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, लगता है कि तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो जाओ यून कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। ये कहते हुए वो फौरन से सिल्वर सोर्ड निकालता है और सिल्वर सोर्ड के साथ ऊपर जाते ही एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके एल्डर लाइजू को भी हैरान कर देता है, जिस पर एल्डर लाइजू कहता है कि ये तो स्काई पॉइंट अटैक है, ये डुगू फैमिली का अटैक तुमने कैसे सीख लिया। फिर जाओ यून उसे बताता है कि जिस जगह आपने मुझे भेजा था वहाँ पर मैं अचानक एक ऐसे डीमन फॉरबिडन लैंड की तरफ चला गया जहाँ पर मुझे एक एल्डर मिला था। उस एल्डर ने मुझे ये सिल्वर सोर्ड दी और उसके साथ मुझे अपने डुगू फैमिली के कुछ स्किल्स भी सिखाए हैं। उसने बताया था कि उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है। उस बंदे का नाम सुनकर एल्डर लाइजू कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ये वही बंदा है ना जिसने 8 डीमन किंग्स के साथ अकेले फाइट की थी। मगर जाओ यून कहता है कि नहीं, उसने तो कहा था कि वो 18 थे। ये सुनकर एल्डर लाइजू को थोड़ा सा झटका लगता है और कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारी नेक्स्ट लोकेशन के बारे में जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ भेजना है। ये कहने के बाद एल्डर लाइजू गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर जाओ यून भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जा पहुंचता है जहाँ पर वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो सीधा एक दरख्त पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके अखरोट टूट जाते हैं और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो अपने आसपास की जगह को देखता है और कहता है कि ये एल्डर लाइजू ने मुझे कौन सी जगह पहुंचा दिया है और क्या वो मुझे थोड़ा आराम से नहीं देख सकते। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी व्हाइट रैबिट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो अब मुझे सच सच बताना कि ये कौन सी जगह है। उस जगह को देखकर वो व्हाइट रैबिट कहती है कि ये जगह हाँ ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जा सकते हो क्योंकि ऊपर से मुझे कुछ क्लियरली दिखाई दे सकता है जिसके बाद ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ये कहने के बाद जाओ यूनो से फौरन से हवा में ऊपर ले जाता है तो वो लड़की कहती है कि तेरे की मारे गए। ये कहने की देर थी वो दोनों भी बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से सीढ़ियों से फिर लुढ़कते हुए उस माउंटेन के बिल्कुल फुट के पास आकर पहुंचते हैं जहाँ पर 2 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और वो जाओ यून को वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लो एक और बेवकूफ आ गया जो कि यहाँ पर उड़ने की कोशिश कर रहा है। जाओ यून अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकलता है और फिर आग जलाकर उस व्हाइट रैबिट को उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि तो ये सारी तुम्हारी हरकत थी, तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। जिस पर व्हाइट रैबिट कहती है कि प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो फिर जाओ यून से पूछता है मुझे बताओ कि आखिर इस माउंटेन में ऐसा क्या हुआ है, आखिर हम लोग यहाँ पर फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो फिर व्हाइट रैबिट बताती है कि असल में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सोर्ड इंटेंशन मौजूद है और इस माउंटेन को जियांशिन माउंटेन कहते हैं। ये इस डेजर्ट के साउदर्न सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद है। उस जगह को देखकर जाओ यून कहता है कि यहाँ का सीन तो सच में काफी यूनिक है और यहाँ के लोग भी काफी डिफरेंट लग रहे हैं। जिसके बाद वो व्हाइट रैबिट गर्ल उसे बताती है कि ये माउंटेन असल में एक सीक्रेट माउंटेन है जहाँ पर लोग ज्यादातर सोर्डमैनशिप के लिए आते हैं और शायद ये एक केंडू होली लैंड कहलाता है। ये देखकर जाओ यून कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर सोर्ड इंटेंशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो रैबिट गर्ल बताती है कि तुम इस माउंटेन के जितना ज्यादा ऊपर जाओगे तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ऊपर जाओगे वो सोर्ड इंटेंशन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए तुम
यहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकते, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही ऊपर जाना होगा। जाओयुन फौरन से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है और कहता है कि ये जियांशेन माउंटेन सच में मेरे काम की चीज है, मुझे यहाँ पर अपने सोड स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद मिल सकती है। सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि अगर मास्टर खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मगर फिर जाओयुन कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि एल्डर लाइजू ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। वो देखता है कि उस माउंटेन के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ज्यादा हैं और लोग उस पर चढ़ चढ़कर ही थक गए हैं, मगर जाओयुन बहुत ही तेजी से चढ़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिस पर वहाँ में मौजूद सब लोग चौंक गए थे कि यह लड़का है कौन, ये इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि जरूर ये किसी सेक्ट का जीनियस डिसाइपल होगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि इसका मतलब है कि ये जरूर यहाँ की शी फैमिली का ही कोई डिसाइपल है। और फिर हमें वहाँ पर मिंगियो को दिखाया जाता है। वो जाओयुन को देखती है तो वो कहती है कि अरे ये क्या, ये लड़का यहाँ पे भी आ गया, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, जरूर ये मेरा पीछा करते हुए ही यहाँ पे आया होगा, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। कहने के बाद वो फौरन से अपना गेटअप चेंज करके एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओयुन सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गया था और वो लड़की कहती है कि मास्टर मैंने सोचा नहीं था कि आप इन सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे, आप तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। जाओयुन कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब ऊपर नहीं जा सकूंगा। जिस पर वो रैबिट गर्ल कहती है कि ठीक है, तो फिर फौरन से नीचे जाते हैं। ये कहने की ही देर थी कि अचानक जाओयुन अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद उसका लेवल फिर से अपग्रेड हो जाता है और उसके अंदर फिर से एक नई एनर्जी आ जाती है। जिस पर वो रैबिट गर्ल भी हैरान हो जाती है कि क्या आपने सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया। जाओयुन कहता है कि हाँ, मैं मिरर स्पेस के सेकंड लेवल में चला गया हूँ। इतने में फिर अचानक से वहाँ पर मिंगी उस लड़के के फॉर्म में आती है और कहती है कि तुम तो सच में कमाल के टैलेंटेड लड़के हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इस स्वॉर्डमैनशिप के एसेंस को अंडरस्टैंड कर लिया है और तुम अब मेन एंड स्वॉर्ड यूनिटी में एंटर हो चुके हो। तुम्हारे स्किल्स देखकर मैं भी काफी इंप्रेस हुआ हूँ। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरा नाम जियांग हुआंगशिन है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो फिर जाओयुन कहता है कि मेरा नाम, ये कहते हुए वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मेरा नाम डुगु क्यों बाई है। ये सुनते ही पीछे वाले बंदे भी बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये डुगु फैमिली से है। और उसके सामने खड़ी हुई वो लड़की भी हैरान हो गई थी। वो कहती है कि क्या तुम वाकई में डुगु फैमिली से हो। जिस पर जाओयुन कहता है कि हाँ क्यों, ऐसा क्या है इसमें। और पीछे वाले बंदे कहते हैं कि फाइनली डुगु फैमिली के पास एक सक्सेसर आ चुका है, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है। अब समझ में आ रहा है कि ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि ये डुगु फैमिली से बिलोंग करता है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है कि ये खुद को डुगु वॉरियर कह रहा है, लगता है कि शायद इसने कभी अपनी सोर्ड को यूज भी नहीं किया होगा। मगर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम के बारे में सुना है और मैं तो काफी लंबे टाइम से तुम्हारी तारीफें सुनता आ रहा हूँ। ये सुनते ही जाओयुन कहता है कि अच्छा, मैंने तो ये नाम बस ऐसे ही उठा लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये नाम किसी वॉरियर का है। जिस पर वो उस लड़के को शुक्रिया कहता है। तो फिर दूसरी तरफ जियांग कहता है कि क्यों ना हम दोनों फिर एक साथ ही ऊपर माउंटेन की तरफ जाएं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को फिर वहाँ से आगे चलने के लिए कहते हैं और वो लड़की दिल में कह रही होती है कि डुगु मास्टर, देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक नाटक करते हो। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग उससे कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है डुगु फैमिली के पास कोई भी सक्सेसर नहीं था, अचानक से तुम कहाँ से आ गए, तुम वाकई में डुगु फैमिली के ही डिसेंडेंट हो ना। तो फिर जाओयुन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। जिस पर जियांग कहता है कि अच्छा सॉरी, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था, ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पर तुम आए क्यों हो। तो फिर जाओयुन कहता है कि मैं यहाँ पर सारे ही जीनियस डिसाइपल्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी डुगु फैमिली की ग्लोरी को दोबारा हासिल कर सकूं। और तुम मुझे बताओ कि आज यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स आए हुए हैं उनमें मेरी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। तो फिर जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहे हो और मेरे ख्याल से तुम्हें जाओ वूजी के साथ फाइट करनी चाहिए। वो यहाँ का एक एंशिएंट जीनियस डिसाइपल हुआ करता था। जाओ वूजी का नाम सुनकर जाओयुन को भी झटका सा लगता है और फिर वो वॉरियर बताता है कि जाओ वूजी एक ईस्टर्न एंशिएंट होली सेक्ट का एक जीनियस डिसाइपल है जो कि अपने सेक्ट का सन ऑफ गॉड होने के साथ साथ एक गॉड ऑफ वार भी है। मगर जाओयुन कहता है कि ब्रदर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी और का नाम बताओ। तो वो वॉरियर बताता है कि तुम टेंशन मत लो, आजकल की जनरेशन में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड जीनियस डिसाइपल्स आते जा रहे हैं, खासतौर पर ली चेंगडी, उसके पास तो एक स्पेस बॉडी है, या फिर तुम एक ओवरलोड बॉडी वाले वो गैंग ली के साथ फाइट करके देखो। और इसके अलावा जियांग हाओरेन, उसके पास तो एक किंग ऑफ गॉड बॉडी है। जियांग हाओरेन का नाम सुनते ही जाओयुन कहता है कि क्या वो भी यहाँ का जीनियस रह चुका है। और इस तरफ वो बंदा कहता है कि जियांग हाओरेन क्या हुआ, क्या तुम उससे मिल चुके हो। तो जाओयुन कहता है कि नहीं, तुम बस आगे नाम बताते जाओ, मुझे इन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को फेस करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पर जा सके। तो फिर वो बंदा बताता है कि मेरे पास एक और बंदे का नाम है जो कि इन सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम है जाओयुन। अपना नाम सुनकर जाओयुन को काफी हैरानी होती है और फिर वो लड़का कहता है कि जाओयुन भले ही काफी ताकतवर है मगर वो कोई जीनियस डिसाइपल नहीं, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना है। ये सुनकर जाओयुन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो वो वॉरियर बताता है कि जाओयुन नाम का ये कल्टीवेटर काफी ताकतवर है क्योंकि ये ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करता है। सुनने में आया है कि इसके पास एक हाफ क्यूस बॉडी भी है और उसने अपने रास्ते में आने वाले जितने भी ग्रेट जीनियस डिसाइपल्स थे उन सबको हरा दिया है। यूं समझ लो कि उसके बराबर के लेवल में कोई भी वॉरियर उसे नहीं हरा सकता क्योंकि ये लड़का इनविंसिबल है। मगर बाकी के जितने भी जीनियस डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, मगर जाओयुन तो एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सुनकर जाओयुन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने जाओयुन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जिसके बाद जाओयुन
जाओयुन उससे कहता है अच्छा मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि लड़ने में कैसा है। तो वो वॉरियर कहता है कि लड़ाई की तो बात ही मत करो, आज तक इससे लड़ने वाला कोई भी वॉरियर इससे बच नहीं पाया है। इससे लड़ने का मतलब है कि मौत को दावत देना। और फिर जाओयुन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें शायद उस जाओयुन के साथ एक मर्तबा फाइट करके देख लेनी चाहिए। मगर जियांग कहता है कि ना 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास उसके जैसी कल्टीवेशन या फिर उसके जैसी कोई खास बॉडी नहीं है। ये सुनकर जाओयुन कहता है चलो दफा करो, हम लोग ईस्टर्न डिजर्ट के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर और कौन कौन से जीनियस डिसाइपल्स हैं। ये सुनकर जियांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके सामने एक स्क्रोल खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं और वो वॉरियर फिर जाओयुन को बताता है कि हमारा ये डोंगवांग वर्ल्ड स्वॉर्डमैनशिप की वजह से बहुत मशहूर है, खास तौर पर ये फैमिली का वो ये फैंग, उसे छोड़कर बाकी के सारे लोग इस रैंकिंग में मौजूद हैं। यहाँ पे जितनी भी लिस्ट बनी हुई है इन्हें 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट लेवल को टियानडी शुआन हुआंग कहा जाता है और इसके हर लेवल में 10 लोग होते हैं। जिसके बाद जाओयुन कहता है कि क्या तुम भी इस लिस्ट में शामिल हो। तो फिर वो बंदा कहता है कि नहीं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। तो जाओयुन कहता है कि ठीक है, बस दिल छोटा मत करो, मैं एक मरतबा वहाँ पहुंचूंगा तो फिर मेरे साथ तुम भी शामिल रहना। उसके बाद फिर तुम देखना कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा और उसके बाद देख लेना कि फिर लोग तुम्हारा नाम कितना इज्जत के साथ लेंगे। इतने में अचानक वहाँ पर एक वॉरियर आता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या नाम है तुम्हारा। तो जाओयुन से कहता है कि मेरा नाम है डुगु क्यूबाई। ये सुनते ही वो वॉरियर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी सूट निकालकर जाओयुन पर हमला करना शुरू कर देता है। तो जाओयुन भी उसके अटैक को काउंटर करता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आखिर हो कौन। तो वो बंदा बताता है कि अच्छी तरह से मेरा नाम याद कर लो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें बाई पेंग ने मारा है। ये कहते हुए वो फौरन से पीछे चला जाता है और अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहाँ पर मल्टी शॉट टेक्निक को यूज करता है ताकि वो एक ही बार में जाओयुन का काम तमाम कर सके। मगर दूसरी तरफ जाओयुन भी अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहाँ पर मल्टी शॉट्स क्रिएट कर लेता है और फिर दोनों ही एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो दोनों की शॉट्स एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो दोनों को और अटैक कर पाते हैं। इतने में फिर जियांग बीच में आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है और इस तरह फिर ऊपर से एक जोरदार एनर्जी आकर जमीन पर गिरती है जिसकी वजह से वहाँ पे हर जगह वो एनर्जी फैल जाती है और जिस चीज से टकराती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ साथ उन तीनों के तीनों डिसाइपल्स को भी माउंटेन से उठाकर वापस नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो लोग वापस से माउंटेन के फुट पर आ जाते हैं। और फिर जियांग उस वॉरियर से कहता है कि बाई पेंग तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने हमें जान से मार ही डाला था। मगर बाई पेंग वो जाओयुन से कहता है कि क्या तुम भूल गए आज से 500 साल पहले जब मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर के बीच में फाइट हुई थी तो उस वक्त तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर को थर्ड रैंकिंग का गेंडू वॉरियर कहा था। पिछले 500 साल से हम लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त करते आ रहे हैं मगर अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस बेइज्जती का बदला लेंगे। आज तुम यहाँ से जिंदा और सही सलामत वापस तो नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को थर्ड रैंकिंग का गेंडू वॉरियर ना कहा होता तो शायद मेरा ग्रैंडफादर वो एक क्राउन एम्परर होता। ये सुनकर जाओयुन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर उस एक वर्ड को लेकर इतना सीरियस हो गया था, ये तो फिर सच में एक थर्ड रैंकिंग का गेंडू वॉरियर ही होगा। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आज अपनी स्वॉर्डमैनशिप के जरिए ये साबित करूंगा कि मेरी स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारी डुगु फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप से ज्यादा बेहतर है। ये कहने के साथ जाओयुन भी फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जियांग फौरन से बीच में आ जाता है और उन दोनों को दोबारा से रोकते हुए कहता है कि हम लोग अभी भी माउंटेन के फुट पर मौजूद है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी लड़ाई की तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम दोनों को वाकई में मुकाबला करना है तो फिर तुम लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हो। तुम दोनों यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करो, जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो विनर होगा। ये सुनकर बाई पेंग कहता है कि लूजर, हारने के लिए तैयार रहना। मगर जाओयुन कहता है कि जो पहले आता है वही पहले पाता है, तुम पहले वहाँ पर पहुँच कर तो दिखाओ, मुझे लगता है कि तुम तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ते ही पूरी तरह से ढेर हो जाओगे। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि चलो देखते हैं कि अब कौन कितनी सीढ़ियां चढ़ता है और किसकी बेइज्जती होती है। ये कहते ही वो फौरन से ऊपर की तरफ जाता है और चलो अब मुझे अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आगे जाने के बाद शायद तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। ये कहते हुए वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू होता है और काफी आगे तक चला जाता है, जिसके बाद वो दिल में अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि मैं 500 साल पहले वाली बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद हमारा बाइजिया सेक्ट वो फिर से पहले की जैसा नॉर्मल बन जाएगा और कोई भी बंदा उसका मजाक नहीं उड़ा सकेगा। और इस तरफ जाओयुन फौरन से रैबिट गर्ल को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस जियांगशेन माउंटेन के टॉप में क्या मौजूद है। तो रैबिट गर्ल कहती है कि ये तो एक सोड गोड माउंटेन है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके टॉप में एक सोड इमोर्टल मौजूद है। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर सोड इमोर्टल की इनहेरिटेंस मौजूद है और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपने 7 बच्चों के साथ रहता है। मगर जाओयुन गुस्से में आकर अपनी सोड निकालते हुए कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या है। तो वो लड़की कहती है कि ये माउंटेन काफी ज्यादा ऊंचा है और आज तक कोई भी इसके टॉप तक नहीं पहुँच पाया है, तो इसीलिए किसी को भी नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या है, इसीलिए मैं वहाँ पर पहुँचने से पहले कैसे बता सकती हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। तो फिर जाओयुन कहता है कि अगर वहाँ पर वाकई में कोई ट्रेजर या फिर इनहेरिटेंस मौजूद है और किसी ने भी अभी तक उस टॉप माउंटेन वाली इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया है, तो फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस है, जिस पर वो रैबिट गर्ल भी खुश हो जाती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर कहीं आप वाकई में टॉप में जाने वाले तो नहीं है। तो जाओयुन फौरन से उसे अपने साथ ले जाता है और अगले सीन में हम लोग बाई पेंग को देखते हैं। वो काफी ऊपर जा चुका होता है और कहता है कि वो रिवर्ट तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। मगर पीछे से जाओयुन भी उस तक पहुंच जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, तुम अभी भी इतना स्लो चल रहे हो, कहीं तुम यहाँ पे मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे थे। तो जाओयुन को वहाँ पर देखकर वो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान हो
गया था कि ये नामुमकिन है, तुम इतना ऊपर कैसे चढ़ाए। मगर जाओ युन पलक झपकते ही उससे आगे निकल जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे ही रुको, पर मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। ये कहते ही वो आगे की तरफ चला जाता है। बाई पेंग गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम मुझे दोबारा से बेइज्जत नहीं करोगे। ये कहने के बाद वो गुस्से में आकर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है और जाओ युन उसके लिए थोड़ा सा रुक कर पीछे देखता है और कहता है कि लगता है कि शायद इसकी स्पिरिट फिर से जाग रही है। इसे पहले शायद इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था ताकि ये पहले ही आगे तक पहुंच जाता। हो सकता है कि शायद ये सेकंड रैंकिंग में आ ही जाए। और इस तरह फिर बाई पेंग कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम इतनी आसानी से ऊपर कैसे जा रहे हो। तो जाओ युन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सॉरी बच्चे, पर शायद तुम नहीं जानते मैंने अपनी बॉडी को परफेक्ट। ये कहते ही वो तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर से वो पनिशमेंट एनर्जी नीचे आती है और बाई पेंग को उठाकर वापस से माउंटेन के फुट की तरफ फेंक देती है। जिसके बाद हम लोग वहां पर जियांग को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि इन दोनों को गए हुए काफी टाइम हो गया है, इससे तो अच्छा यही था कि मैं उन्हें यहाँ पर लड़ने देता। ये कहने की ही देर थी कि बाई पेंग वहां पर आकर गिरता है। ये देखकर जियांग कहता है कि ब्रदर पेंग तुम वापस आ गए, इसका मतलब ये है कि वो लड़का ये मैच जीत चुका है। अगर बाई पेंग अभी भी हार मानने वाला नहीं था, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैंने अभी सिर्फ अपनी कुछ स्ट्रेंथ ही शो की है, मैंने अभी उसे अपनी फुल ब्लड पावर शो नहीं की है, तो इसीलिए मैं उससे हार नहीं मानूंगा। मैं उसका इंतजार करूंगा, जैसे ही वो आएगा मैं उसे बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या फैमिली के उस वॉरियर का नाम सुना है, बाई पेंग के साथ फाइट की है। बाई पेंग के पास तो एक शॉर्ट सेंट फैमिली है और उनके मास्टर्स वो सच में बहुत ही लाजवाब हैं और बाई पेंग तो उनका ही डिसेंडेंट है और वो इस हार को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जियांग कह रहा होता है कि वो डोगू वॉरियर काफी टाइम से ऊपर गया हुआ है, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। गए हुए कई दिन गुजर गए हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन वो माउंटेन के बिल्कुल टॉप तक पहुंचने वाला होता है और वो कहता है कि ये जगह तो सच में लाजवाब है, यहाँ पर ट्रेनिंग करने का बहुत फायदा हो सकता है, मैंने सारे के सारे स्वॉर्ड इंटेंशंस को कंप्लीट कर लिया है। ये कहते ही वो माउंटेन के टॉप में मौजूद उस गुफा तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर एक स्टोन में कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जिसके बाद जाओ युन को एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। वो जाओ युन से कहती है कि इस माउंटेन पर जो भी बंदा पहुंचेगा वो मेरे साथ फाइट करेगा। ये बात जाओ युन को और भी ज्यादा जोश दिलाती है, जिस पर वो कहता है कि ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प बात है, यानी मेरा यहाँ पे आना बेकार में जाया नहीं गया। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कोई भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग जीनियस डिसाइपल नहीं होगा। वो जैसे ही उस स्टोन को टच करता है तो उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स चमकने लगते हैं, जिस पर जाओ युन कहता है कि ये तो सच में पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंशन है और उस लिस्ट के हिसाब से ये सबसे पहली जगह है। ये कहने के साथ अचानक से उसके ऊपर फिर से पर्पल लाइटनिंग गिरती है तो वहाँ पर हमें एक और ग्रीन एनर्जी भी दिखाई देती है और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।